इस बार आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, हालांकि ऑप्शन दे देते हैं कि डिटेल में पढ़े या नॉर्मली, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन है क्या, एक एंजाइम है कि हार्मोन है? किसी ने एंजाइम भी कहा अभी, हार्मोन है। ठीक है, अच्छा अब ये जिन्होंने एंजाइम कहा ना वो इस बात से कह रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले ये समझते आ रहे हैं कि जो हमारे अंदर शुगर बन रहा है उस शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन? इंसुलिन। यही था, इसी कारण से एंजाइम समझते थे। कोई बात नहीं है, अभी तक एंजाइम जाना है ना, अब जानिएगा क्या है? हार्मोन है। रीजन है कि हर चीजों को जानने का एक समय होता है, बात समझे। अगर उस समय कहते हार्मोन तब उसी समय सवाल आता कि सर कैसे कहा है, इसलिए वहां पे समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते। देखिए कैसे हार्मोन है, अब ये बात बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि इंसुलिन करता क्या, ठीक है। इंसुलिन की अगर मैं कार्य की बात करूं तो इंसुलिन का कार्य क्या बच्चा, कि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको क्या करना बच्चा? कंट्रोल करना, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुलाकर हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये लेवल इसका बना करके रखता है, हमेशा लो रखता है। इसका मतलब क्या है आइए समझिएगा जरा। पहले आपने सपोज भोजन किया, ठीक है, तो भोजन करने के बाद आपके बॉडी में क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके अगर बिहाइंड बात करें तो कुछ ऐसा भी भोजन करते हैं जो स्टार्च होता है, फिर उस स्टार्च को डाइजेस्ट कराया जाता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो कुल मिला जुला के फाइनली जो हमारा उत्पाद बनता है बॉडी में वो क्या बनता है? ग्लूकोज। आप प्रोटीन खाओगे, वो प्रोटीन टूटेगा किसमें? अमीनो अम्ल में, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, फाइनली उससे भी क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। यानी कि कुल मिला जुला कर मैं कहूं कि भोजन जब हमने कर लिया, इस भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है, ठीक है। पाचन करने के बाद ये क्या बनता है बच्चा? शर्करा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? शुगर। और ये शुगर के फॉर्म में क्या बनता है बच्चा? C6H12O6, जिसको आप कहीं ना कहीं क्या कहते हो? ग्लूकोज भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं ना, ठीक है। यही चीजें। अब ये हुआ कहां पर? ये जो आपका शर्करा हमारे बॉडी में जो हमने भोजन किया था उसका पाचन हो गया, हमारे बॉडी में क्या बन चुका? शर्करा कह लो, शुगर कह लो या ग्लूकोज कह लो। तो इन सब को कैसे प्राप्त किया गया है? भोजन के पाचन के पश्चात या उसके बाद में। फिर इनका क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। कहां से अवशोषण हो जाता है? हमारी आंतों में इनका अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद इनको ला करके मिला दिया जाता है किसमें बच्चा? रक्त में, ठीक है। अब रक्त में इसलिए मिलाया गया क्योंकि रक्त क्या करेगा कि हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिका में क्या करेगा? पहुंचा देगा इस रक्त के माध्यम से, क्योंकि एक रक्त ही ऐसा है जो हमारे शरीर के संपूर्ण कोशिका के संपर्क में रहता है ना। हमारे शरीर में क्या हुआ? भोजन किया, पाचन हुआ, क्या बना? शुगर, या फिर आप सीधा सीधा कहो क्या बना? ग्लूकोज। फिर ये ग्लूकोज को ला करके मिला दिया गया कहां पे? रक्त में। रक्त में इसलिए मिलाया गया क्योंकि रक्त जो है पूरे हमारे शरीर में घूम रहा होता है, और ये घूम घूम कर पूरे संपूर्ण कोशिका को क्या करेगा? ये ग्लूकोज ले जा करके दे देगा। अब कोशिका को क्यों ग्लूकोज की आवश्यकता है? देखो जरा, ये हो गई अगर हमारी रक्त नलिका, ठीक है। इस रक्त नलिका में रक्त भी बह रहा है, रक्त के साथ साथ क्या बह रहा है? हमारा ग्लूकोज। ये लो, ठीक है। और आसपास में कौन मिल रहा है भाई? ये रक्त नलिका के चारों तरफ क्या मिल रही है? कोशिका ही कोशिका, ठीक है। अब इस कोशिका को देना है इसको, ठीक है। क्यों देना है बाबू? क्योंकि कोशिका को यदि आप C6H12O6 यानी कि कुल मिला जुलाकर शर्करा कह लो, शुगर कह लो या ग्लूकोज कह लो, यदि आप नहीं दोगे तो ये कोशिका ऊर्जा कहां से बनाएगी? बात समझे? कुल मिला जुलाकर सवाल किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अगर मैं इन सबको ला करके दिया रक्त में, रक्त ने लेकर के पूरे शरीर की कोशिका में पहुंचा दिया, तो पूरे शरीर की कोशिका में जाने के बाद उससे क्या बनाया जाएगा? ऊर्जा। कौन बनवाएगा, कैसे बनेगा, ये बात आपको पता है।
कि कोशिका के अंदर क्या एक कोशिकांग है जिसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ संरचना होती है ना, F0 F1 कण होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, ETS नाम की एक अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। उसके दौरान किसका निर्माण होता है, ATP का, और ATP का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की, है ना। और ये सब कराने वाला कौन है, उस कोशिका का केंद्रक। खत्म। सीधा सीधा क्या कि भाई इस कोशिका में जाएगा ये ग्लूकोज, तब ये कोशिका क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी, और जब हमें ऊर्जा मिलेगी तभी तो हम कार्यरत होंगे, है ना। या फिर हमारी कोशिका का भी तो कार्य होता है। कोशिका क्या है बाबू, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये तो सब जानते हो भाई। संरचना है इसके अंदर से, इसको बोलते हैं संरचनात्मक, और कार्यात्मक इसका मतलब आप बच्चा अपने शरीर में जो भी हरकतें कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, अभी मैं बोल रहा हूं, लग तो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन बच्चा अगर मैं ये बात कहूं कि मैं नहीं, मेरी कोशिकाएं बात कर रही हैं, तो भी कोई गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे चल रहा हूं, मेरे पैर चल रहे हैं, ठीक है, ये पैर क्या है, अंग है। ये अंग किससे बना, ऊतक से। ऊतक किससे बना, कोशिका से। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मैं अपनी कोशिका की सहायता से चल रहा हूं, है ना। अब कोशिका कैसे चल रही है भाई, ऊर्जा तो चाहिए ना, ऊर्जा से चल रही। ऊर्जा किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने। कैसे दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने, क्योंकि इसको क्या दिया हमने, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आया है बाबू, रक्त से। रक्त में ग्लूकोज कहां से आया है, तो जो हमने भोजन किया था उसका पाचन हुआ था, पाचन करने के बाद जो ग्लूकोज बना था उसको ला करके कहां दिया गया था, रक्त। क्लियर यहां तक, चलो। अब मैंने बोला C6H12O6, या इसी को क्या बोला हमने, शुगर। शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो क्या, चीनी। क्यों कहा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, शुगर होने के बाद कहते हैं चीनियावा रोग हो गया, ठीक है, इस कारण से लिख दिया क्या यहाँ पे, चीनी की मात्रा है ये, ठीक है। अब यहां से देखो, इस ग्लूकोज को रक्त नलिका से उठा करके कहां पहुंचाना है, कोशिका में। और बच्चा याद रखना, इस रक्त नलिका से कोशिका में पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, इंसुलिन की। बात समझे, तो अब तक यही समझते थे ना कि डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, कि भाई जो शुगर हमारे बॉडी में बना है उसका पाचन कर देता है, इंसुलिन पाचन नहीं करता है बाबू। आपके ब्लड में आप लगातार भोजन कर रहे हो, तो लगातार भोजन करोगे तो क्या होगा, पाचन होगा। पाचन करोगे तो क्या बनेगा, शर्करा यानी कि ग्लूकोज बनेगा, और ये कहां पर लगातार जाता रहेगा, रक्त में। और यदि इस रक्त से इंसुलिन इस ग्लूकोज को उठा करके कोशिका में न भेजे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा बात कि बच्चा ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे रक्त में उपस्थित शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, तो ये बने हुए शुगर को पहुंचाता है कहां पे, कोशिका। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब कोई नहीं कहेगा ना कि पाचन होता है, ठीक है। हाँ सर बोलिए। अरे तनिक ठहर जाओ, ठहर जाओ, वो सारी भी कहानी आएगी, ठीक है। अभी अभी आपसे कुछ देर पहले, आप शायद लेट आए हैं, हमने पूछा था कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी और एक बाह्य स्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं, अरे ठहर जाओ, बताओ। ऐसे करने से हो जाएगा, तनिक धैर्य रखिए, सब कुछ आएगा आपके हिसाब से कि सर ये ब्लड में इंसुलिन कहां से आ गया, यही बात ना, कहां से आ गया, ये बात भी करेंगे जैसे इसके बाद। पहले बस ये समझ में आ गया कि क्या करता है इंसुलिन। हमने क्या देखा बच्चा, इंसुलिन का कार्य देखा कि इंसुलिन करता क्या है। तो इंसुलिन हमारे रक्त में पाया जा रहा है, एक प्रकार से क्या है, ये हार्मोन है। क्या कर रहा है कि रक्त में बने हुए जो हमारे ग्लूकोज है इनको उठाता है और लगातार इनको पहुंचाता रहता है कोशिका में, ठीक है। अच्छा एक बात मैं अगर यहाँ पे कहूं आपसे, सुनना, कि किसी व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है या तो नहीं बन रही है, दो कंडीशन, या तो कम बन रही है या तो नहीं बन रही है, क्या उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी क्या, या तो कम बन रही है या तो नहीं बन रही है, या सीधा सीधा कहते चलो भैया इंसुलिन खत्म, है ही नहीं इंसुलिन उसके पास। तो इंसुलिन नहीं है तो यहां रक्त नलिका से इस शर्करा को उठा के कोशिका में कोई पहुंचा पाएगा क्या, नहीं। यदि नहीं पहुंचा पाएगा तो मैं उस समय क्या कहूंगा कि हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है कि घट गया, बढ़ गया। अब दिक्कत क्या क्या होगी तनिक सोचो तो, कि जब यहां से ग्लूकोज कोशिका में नहीं जाएगा तो कोशिका ऊर्जा क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का जिनमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन बनती नहीं है, या कुल मिला जुला के कहें कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं,
ठीक है, या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, डायबिटीज, और नॉर्मली बात करें तो इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, है ना, पूरा नाम इसका क्या है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक, जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, नींद आ रही है आपको? बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत बेकार लगता है ये सीन। सुबह सुबह तबीयत ठीक है एकदम बराबर, तब फिर कैसे ऐसा हो रहा है? या तो जाइए मुंह धोइए, पानी नहीं पीजिए, ठीक है, सीधा मारिए मुंह पे, पता चले गिर उड़ जाओगी सर। साथ में आ रही थी ना जी सब तुम लोग, साथ में आई हो ना, रास्ते में तो नहीं सो रही थी ना? चले बस हो गया बात, चलो इधर। ठीक है, ये जो शुगर के पेशेंट है बाबू, उनके अंदर क्या दिक्कत आती है ना कि वो सुस्त पड़े रहते हैं थोड़ा ज्यादा। उनके अंदर क्या हो जाएगी कि ये शुगर लेवल कहां बढ़ रहा है, उनके ब्लड में, ये कोशिका में जा नहीं रहा, कोशिका में जाएगा नहीं तो क्या होगा, ऊर्जा कम बनेगा, कम बनेगा तो वे लोग क्या रहेंगे, सुस्त रहेंगे, उनको कमजोरी सी रहेगी, अक्सर वे लोग चक्कर खा के गिर जाते, जिनका शुगर लेवल क्या हो जाता है, अचानक कभी कभी बढ़ने लगता है कोई आपके घर में शुगर के पेशेंट? अब अचानक अगर शुगर लेवल बढ़ने लगेगा एकदम शांत हो जाएंगे, उनका बीपी भी बढ़ जाएगा तुरंत से, सांस लेने में समस्या होने लगेगी, ऊर्जा कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, सो जाएंगे तुरंत। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कुल कहानी समझ में आई कि शुगर में होता क्या है। ठीक, ये सब कुछ कार्य करता कौन है, इंसुलिन। अब इसके बाद देखेंगे कि इंसुलिन ये ब्लड में पहुंचा कैसे। इसको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज मिटा के करेंगे खत्म, मिटा दें। कोई दिक्कत नहीं आई आता, कैसे कैसे काम हुआ ये क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो इंसुलिन है ये बनता कहां पे, होता कहां पे है, और ये रक्त में आता कैसे। देखिए अब बात कर रहे हैं बाबू क्या, कि इंसुलिन का निर्माण कहां हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहां हुआ। अब समझिए जरा, आपने इतना तो जाना है कि ये इंसुलिन बनता कहां पे है, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। ठीक है, अब पैनक्रियाज का लोकेशन कहां पे होता है, जहां से आपकी छोटी आंत शुरू होती है ना, है ना, उसके बाद वो क्या ग्रहणी कहते हैं ना, ग्रहणी। ठीक है, तो छोटी आंत की जो सबसे शुरुआती नलिका होती है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पर एक संरचना होती है क्या, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया कौन बच्चा आपका, अग्नाशय। पैनक्रियाज। ठीक है, अब मैं अगर अग्नाशय के बारे में बात करूं तो बाबू इतना याद रखना, सबसे पहला बिंदु, ये जो अग्नाशय है इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। अब हाँ 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 नहीं, बस चुपचाप सुनो, जब ये पूछ रहा था उस समय सब उल्टा पुल्टा। ठीक है, अग्नाशय जो है आपकी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, अब मिक्स्ड क्यों कहा, क्योंकि ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार की, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी, और ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं किसमें, अग्नाशय में, इसी कारण से इसको कहते हैं क्या, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब पहले जरा वो दोनों तरीके देख लें हम लोग। सबसे पहला अंतःस्रावी, पीछे दिखता है इतना छोटा पे ना कि बड़ा लिखे, दिखता था पीछे सभी को। इसको कहते हैं हम लोग इंडोक्राइन, अंतःस्रावी। अब सुनना कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इंडोक्राइन किसको कहते हैं। ये सपोज कि कोई एक ग्रंथि हो गई, ठीक है, अब इस ग्रंथि ने क्या बनाया, कुछ उत्पाद बनाया अपने अंदर। ठीक है, सुनना क्या बोला कि इस ग्रंथि ने अपने अंदर क्या बनाया, कुछ उत्पाद बनाया। अब वो उत्पाद क्या है, बात करेंगे इसके बारे में बाद में। कुछ बनाया इसने उत्पाद, ठीक है, अब इस उत्पाद को कहां पे भेजना है, एक लोकेशन पे, बात समझे। जैसे घर, आपके घर में कुछ सामान बना, तो सामान जहां बना वही नहीं रहता है, उसको एक लोकेशन पर शिफ्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि इसकी उत्पाद की जहां पे जरूरत है वहां पे भेजना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो इस ग्रंथि में बने उत्पाद को कहां भेजा जाएगा, इसके गंतव्य स्थान पे। ठीक है, इसके डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा जहां पर इसका कार्य है। तो इसके कार्य स्थल पे भेजने के लिए, कार्य
स्थल, जहां पे इसका वर्किंग लोकेशन है, जहां पर ये उत्पाद काम करने वाला है, उस कार्य स्थल पे भेजने के लिए सहायता ली जाएगी किसी ना किसी की। भाई बना इसके अंदर है, किसी ना किसी नलिका के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो जिसकी सहायता लेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं क्या, कि इस ग्रंथि ने कुछ उत्पाद बनाया, इस उत्पाद को भेजना है इसके कार्यस्थल पे, कार्यस्थल पे भेजने के लिए लिया जाएगा क्या, किसी की सहायता, और वो सहायता देगा इसको कौन बच्चा, रक्त नलिका। यानी कि कुल मिला जुलाकर क्या कहना चाहिए हमें, कि एक ऐसी ग्रंथि जिसने बनाया उत्पाद और अपने उत्पाद को रक्त नलिका की सहायता से कार्यस्थल पर भेज देती है। बात समझ में आ गई। और वहां पर जाकर के ये उत्पाद कार्य करता है। ऐसे ग्रंथियां क्या कहलाती है बाबू, अंतःस्रावी कहलाती हैं, एंडोक्राइन कहलाती हैं। और ऐसे ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है वो कौन होता है बाबू, हार्मोन्स होते हैं। बात पल्ले पड़ी है। तो अब इंसुलिन क्या था हमारा, हार्मोन था। बना कहां पे, पैनक्रियाज। अभी बनने की प्रोसेस को नहीं देखा, बनेगा इसी में, ठीक है। अभी यहीं पर बना है ये। अब ये कौन है बाबू, ग्रंथि है। कैसा बोला, मिश्रित, यानी कि ये अंतःस्रावी के जैसा भी होगा और बाह्यस्रावी के जैसा। अभी बाह्यस्रावी नहीं समझा, अंतःस्रावी तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बना है, इंसुलिन। वो बना हुआ इंसुलिन क्या होगा, कि रक्त नलिका की सहायता से अपने कार्यस्थल पे जा रहा है। अब रक्त नलिका में ही उसका कार्य है, रक्त नलिका में से ही उसको भेजा जाएगा। यानी कि कुल मिला जुलाकर जो इंसुलिन होगा वो आपके रक्त में घूमता रहेगा। जैसे उसको दिखाई देगा ग्लूकोज, पकड़ेगा, कहां भेज देगा, कोशिका में भेज देगा। अब क्लियर हुआ कि कैसे आ गया, ठीक है। चल दूसरी बात करें हम लोग किसकी, बाह्य स्रावी की। एक्सोक्राइन, ठीक है। अब एक ऐसी ग्रंथि, यानी कि देखो यहां पे ना हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डक्टलेस, है ना, नलिकाहीन। मतलब कि इसकी अपनी खुद की नलिका नहीं है, ये सहायता लेता है। किसका सहायता लेता है, रक्त नलिका का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी ग्रंथि जो नलिकाहीन है, ऐसी ग्रंथि को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बात भी आप कह सकते हैं। फिर क्या बोला, बाह्य स्रावी। अब देखो यहां पर एक और ग्रंथि है, ठीक है। अब ये ग्रंथि क्या कर रही है, ये भी बना रही है उत्पाद, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज है, इसको यहां पर जाके काम करना है, या फिर सीधा सीधा कहें कि ये यहां पर क्या, इसका कार्यस्थल है, जहां पर ये जाकर के क्या करने वाला है, कार्य करने वाला है, ठीक है। तो जहां पर ये बना है तो वो क्या है, इसकी एक ग्रंथि है, और जहां इसको कार्य करना वो एक इसका लोकेशन है। तो यहां बने हुए लोकेशन से जहां पे इसका कार्यस्थल है वहां तक ये अपने स्वयं की नलिका से जाता है। यानी कि ये नलिका किसकी है, इस ग्रंथि की ही नलिका है। इससे पहले इस ग्रंथि के पास कोई नलिका नहीं थी, तो किसकी सहायता से जा रहा था, रक्त नलिका की सहायता से। इसके पास है तो कैसे जाएगा, अपने नलिका की सहायता से। बात पल्ले पड़ रही है। तो ऐसी ग्रंथि पहले तो क्या कहलाएगी, नलिका युक्त ग्रंथि कहलाएगी, नलिका युक्त ग्रंथि कहलाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां जो उत्पाद बना है ये पहुंच जाएगा इस कार्यस्थल पे। कैसे पहुंचा है, अपनी ही नलिका की सहायता से। ऐसी ग्रंथि क्या कहलाती है बच्चा, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है वो कौन होता है, एंजाइम। बोलो क्लियर। अंतःस्रावी बाह्य स्रावी समझ में आया। अंतःस्रावी वे ग्रंथियां जिनके पास अपनी खुद की नलिका नहीं है, वो जो उत्पाद बनाएंगी उसको कार्यस्थल पे भेजेंगी जरूर, लेकिन किसकी सहायता से, रक्त नलिका की सहायता से। हो गया क्लियर। चलो, इसका जो उत्पाद होगा वो कौन होगा, हार्मोन होगा। फिर बोला बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक ऐसी ग्रंथि जो वो भी क्या कर रही है, उत्पाद बना रही है, लेकिन ये अपने उत्पाद को कार्यस्थल तक भेजेगी अपनी ही नलिका से। तो ऐसी ग्रंथि क्या कहलाएगी, नलिका युक्त कहलाएगी। और इसके कार्य के अनुसार बात करें तो क्या कहलाएगी, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि। बात समझ में आ गई। एक्सोक्राइन, इसका जो उत्पाद है वो क्या है, एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा था आते आते कि जो आपका अंतःस्रावी है ये हार्मोन ही क्यों बना, या हार्मोन जो है अंतःस्रावी के द्वारा ही क्यों बनवाया जाता है, और एंजाइम जो है वो बाह्य स्रावी के द्वारा ही क्यों बनवाया जाता है। सोचो तनिक, एंजाइम माने क्या है, बंदूक,
जस्ट एक एंजाइम की बात करें तो एक बंदूक के जैसा काम करेगा। जैसे सपोज कि यहां पर बना है प्रोटीएज, है ना, कहीं इसको बीच रास्ता में क्या मिल जाएगा, प्रोटीन, छोड़ेगा उसको, बचा के खत्म कर देगा। ठीक है, अब तनिक ठहर जाओ। अगर बच्चा ये जो उत्पाद बना रहा है कौन, बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या बना रहा है, एंजाइम। क्या एंजाइम एक है कि बहुता प्रकार के, हाँ बहुता प्रकार के। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि क्या बना है, प्रोटीएज, और इस प्रोटीएज एंजाइम को इसकी नलिका से ना भेज के किसके द्वारा भेज रहे हैं, रक्त नलिका से। क्या रक्त नलिका में प्रोटीन होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा। ये प्रोटीन छोड़ेगा क्या, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको अपने नलिका से भेजा जाता है कि भाई तुमको जहां पे जाके पाचन करना जाके वहीं पे करो। अगर बीच में खुले रास्ते में छोड़ दिया जाएगा तो जहां जहां इसको प्रोटीन मिलेगा सबको पचाते हुए आगे जाएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए एंजाइम को जब उत्पाद बन जाता है एंजाइम, तो इसको अपने स्वयं के नलिका से भेजा जाता है और सीधा वहीं भेजा जाएगा जहां पर इसका कार्य है। बात समझ में आ गई। चलो अब बात करें जरा इसका, कौन था ये, अग्नाशय। एरिया में ही है ना, आपने जरा एक बार चेक करिएगा स्क्रीन में, यहां तक है एरिया में। चल देखो यहां पे क्या हो गया, इधर इधर यहां देखिए। अब ये कौन है, अग्नाशय। अब कोई भी चीज बच्चा अपने आप में 100% होता है, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो अग्नाशय के केंद्र में, ठीक है, अग्नाशय के केंद्र में, अब केंद्र इसके क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो इसका केंद्र मतलब कि वो वाला केंद्र नहीं, बीचों बीच ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इसके बीचों बीच वाले भाग की अगर हम बात करें तो पूरे अग्नाशय का केवल ये 1% भाग मान लें। ठीक है, और बाकी को क्या कह दे, ये 99% भाग। ठीक है, तो अग्नाशय का, यहां भी दो बिंदु याद रखिएगा, अग्नाशय का 99% जो भाग होता है ये होता है बच्चा कौन, अरे सॉरी, अरे ठहर जा, इसको पहले 1% कर देते हैं। यहाँ पे 1% भाग जो होता है वो कौन होता है आपका, अंतःस्रावी। और दूसरा बिंदु याद रखिएगा कि जो 99% भाग होता है वो कौन होता है बच्चा, आपका बाह्य स्रावी होता है। ठीक है, और ये जिस क्षेत्र में बन रहा होता है ना, इसी कारण से इसको कहते हैं लैंगर-हैंस की दीपिका, है ना। इसी कारण से कहा जाता है कि इसके एक क्षेत्र में क्या बनता है, एक हार्मोन जिसका नाम है क्या, इंसुलिन, इसलिए कहते हैं इसको लैंगर-हैंस की दीपिका, आइसलेट ऑफ लैंगर-हैंस। उतना छोड़ दीजिए, उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आप याद क्या रखेंगे, अग्नाशय के केवल 1% भाग से किसका निर्माण होता है बच्चा, एक हार्मोन का जिसका नाम है क्या, इंसुलिन। यानी कि आप दो बात और बदल के कह सकते हो कि जो अग्नाशय होता है इसका 1% भाग कैसा काम करता है, कहां गया, ये रहा, अंतःस्रावी। ठीक है, और इसका 99% जो भाग होता है वो कैसा काम करता है, बाह्य स्रावी की तरह काम करता है। और शुरुआत में ही बोला था कि जो अग्नाशय है बच्चा ये कैसा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये दोनों की तरह कार्य करेगा। ठीक, अब मैं इस 1% की बात करूं ना, तो इस 1% में हालांकि बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, जिसमें से केवल आप एक कोशिका याद रखना बच्चा, कौन सा, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बीटा कोशिका को, यही वो बीटा कोशिका है। और बीटा कोशिका हमारे यहाँ की कोशिका में भी पाई जाती है ना, और यही बीटा की कोशिका हमारे अग्नाशय की कोशिका में भी पाई जाती है। और इस बीटा कोशिका के अंदर मिलता है कौन, आइजिन। वो आइजिन आगे चल के क्या बनवाता है, उत्पाद के रूप में क्या बनाया, प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन है, इंसुलिन, है ना। ठीक है, तो बस इतना बात याद रखिएगा कि इस 1% भाग में हालांकि और बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें केवल स्पेशल किसको याद रखिए, बीटा कोशिका को। और ये बीटा कोशिका के अंदर जो जीन उपस्थित होंगे वो कौन है, आइजिन, और वही बनवाते हैं आगे चल के इंसुलिन। काम खत्म। ये था आपका निर्माण की कैसे आपके इंसुलिन का निर्माण होता है। बहुत समय लेते हो तुम लोग। पता है, देखो अंतः और बाह्य में आदमी कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। अब लोगों को बाह्य ऐसा लगता है ना कि जो रक्त नलिका से जा रहा है वो बाह्य हो गया। थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि जो रक्त नलिका से जाता है वो क्या कहलाता है, अंतः कहलाता है। अब इसको कैसे याद रखिए, तो सीधा बात याद रखिए कि जो रक्त नलिका के अंदर से जा रहा है उसको क्या कहेंगे भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है, तो वो ग्रंथियां क्या कहलाएगी आपकी, अंतःस्रावी कहलाएंगी। चलिए 2 टॉपिक देख लिया, हम तीसरा देखने जा रहे हैं
कि इसका नाम इंसुलिन क्यों पड़ा। समझे, यानी कि आप कैसा कह सकते हो, इसका नामांकरण, जो समझना है समझ लो कि इसका नाम जो है हमने इंसुलिन ही क्यों दिया। ठीक है, इसके पीछे आते हैं दो वैज्ञानिक, शार्पी और शेफर। याद रखना है रख लीजिएगा, ना याद रखना है छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दुर्घटना नहीं, ये घटना है 1916 की। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया था, तो उनके मुताबिक ना जैसे नॉर्मली एक समुद्र मान लिया जाए, ठीक है, और समुद्र के बीचों बीच ना कोई द्वीप मिल रहा, ठीक है, तो इस द्वीप को लैटिन भाषा में, हाँ बिल्कुल, इंसुला कहते हैं, इंसुला। ठीक है, क्या बोला कि एक समुद्र, ठीक है, और इस समुद्र के बीचों बीच क्या मिल रहा है, एक द्वीप। इस द्वीप को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, इंसुला कहा जाता है। ठीक है, इस समुद्र के जगह पे मान लिया उन्होंने किसको, अग्नाशय को। ठीक है, और इस अग्नाशय के बीचों बीच क्या था, वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, 1% वाला क्षेत्र, जिसमें क्या मिल रहा था बच्चा, बीटा कोशिका। और ये बीटा कोशिका किसका निर्माण कर रही थी, इंसुलिन का, अभी अभी आप जानते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसने, शार्पी और शेफर ने क्या किया कि उन लोगों को देखा जो क्या थे, शुगर के पेशेंट थे, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट थे। ठीक है, उन लोगों को जब बढ़िया से जांच पड़ताल किया, तो जांच पड़ताल करने के बाद इनको क्या मालूम चला कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, उनके अग्नाशय के एक ऐसा क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, जो इसको माना किसके अनुसार, द्वीप के अनुसार, इसके यहां इस क्षेत्र से एक रसायन नहीं निकल रहा है, जिस कारण से उनके अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। यानी कि कुल मिलाजुलाकर उस रसायन के ना होने से वो व्यक्ति क्या कहलाता है, शुगर का पेशेंट कहलाता है। तो इस समुद्र के बीचों बीच वाले हिस्से को क्या कहा था, द्वीप। द्वीप को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इंसुला। इसीलिए इस जगह को नाम दे दिया क्या उन्होंने, कि भैया ये आपका अग्नाशय है, जिसका कंपेयर किया किससे, समुद्र से, ये उसके बीचों बीच का 1% क्षेत्र, जहां से क्या बनता था, एक रसायन जिसका नाम है क्या, इंसुलिन। ठीक है, तो इस छोटे से क्षेत्र को किससे रिलेट कर दिया, द्वीप से। द्वीप को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इंसुलिन। इसीलिए इस क्षेत्र को नाम दे दिया क्या बच्चा, इस क्षेत्र से जो रसायन निकलेगी उस रसायन का नाम क्या है, इंसुलिन। ये था इसका नामांकरण। तो नामांकरण करने वाले कौन है, शार्पी और शेफर। कैसे किया, तो वही समुद्र और टापू वाली बात को लेकर के, टापू को क्या कहते हैं, इंसुला, उसी हिसाब से इस 1% क्षेत्र से निकलने वाले रसायन को नाम दे दिया इंसुलिन। स्पीड की बात जरा समझ लेते हैं, बेटा दे इसको। अच्छा, हम देखेंगे इसके खोज को कल, है ना, कि इसका खोज किन्होंने किया। खोज किसने किया बच्चा इंसुलिन का, फ्रेडरिक सेंगर ने। बिल्कुल, फ्रेडरिक सेंगर ने खोज किया। यानी कि उन फ्रेडरिक सेंगर ने क्या क्या बातें बता दी थी बाबू खोज में, कि आपका जो इंसुलिन है वो कैसे बनता है, ठीक है, कार्य क्या करता है, और उसके साथ साथ ये दिखता कैसा, उसकी सारी संरचना वगैरह A to Z के बारे में बता दिया किसने, फ्रेडरिक सेंगर ने। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उनको खोज करता कहते हैं। ठीक है, अब ये खोज वाली बात जो है थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, इसको आज खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को छोड़ देते हैं आज के लिए। कुछ बिंदु और हैं कि चलो मान लिया जाए कि खोज तो किया गया इसका, ठीक है, खोज करने के बाद हम किसका मदद लेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का, तब हम अपने मन मुताबिक बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो कि जब जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम नहीं बनाते थे इंसुलिन, उससे पहले कैसे प्राप्त करते थे इंसुलिन, है ना, सुअर से, मवेशी से, याद है। ठीक है, सुअर और मवेशी वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो सुअर से, मवेशी से जो निकालते थे ना, वो बिना प्यूरिफिकेशन के होता था, है ना, यानी कि सीधा सीधा गाय, भैंस, सुअर से इंसुलिन को निकाला गया और निकाल करके डायरेक्टली उसको दे दिया जाता था इंसानों पर। तो भाई इंसुलिन है तो कुछ हद तक क्या करेगा, शुगर लेवल को उठाएगा, कोशिका में तो भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन क्या वो इंसुलिन एक इंसान के लिए था क्या, नहीं। हाँ, अगर उसके साथ कुछ प्यूरिफिकेशन कर देते, है ना, जैसे चापाकल का पानी उठाया डायरेक्टली पी गए, अब ये चापाकल का पानी नाली के पास है, कैसा है पानी, स्वच्छ है नहीं है, पी गए, प्यास तो बुझ गई, लेकिन क्या वो हमारे अंदर जाके साइड इफेक्ट ला सकता है? ठीक ऐसा ही कि जब सुअर से पहले मवेशी से निकालते थे तो बिना प्यूरिफिकेशन के निकालते थे, प्यूरिफिकेशन भी नहीं किया, निकाला और निकाल के सीधा मनुष्य को दे दिया। काम तो करता था, लेकिन क्या हो जाता था, उसका साइड इफेक्ट हो जाता था। उसके बाद कहीं ना कहीं 3 वैज्ञानिक आपके सामने आएंगे,
कौन कौन है वो, बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड। अब ये बेंटिंग और बेस्ट जो है ये काम कर रहे थे और अपने काम में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने सहयोग लिया था। किसका सहयोग लिया था बच्चा? मैक्लियोड का। ठीक है, अब उन्होंने किया क्या? इस समय इस्तेमाल किया था बच्चा किसका? कुत्ता का, डॉग का। यानी कि डॉग से कुत्ते के शरीर से क्या कर दिया? निकाल लिया। किसको निकाल लिया बाबू? इंसुलिन को। और पहली बार ऐसा बनाया गया था इंसुलिन जिसको क्या किया गया था? प्योर। इससे पहले अब तक प्योर नहीं किया गया था, प्योरिफिकेशन नहीं किया गया था, जिसको हम आप कह सकते हो क्या? शुद्धिकरण या शुद्धिकृत। पहली बार क्या किया गया था? शुद्धिकृत इंसुलिन को निकाल करके, सॉरी, इंसुलिन को निकाल करके क्या किया गया था? उसका शुद्धिकरण, इसलिए उसको कहते हैं क्या? शुद्धिकृत इंसुलिन या प्यूरिफाइड इंसुलिन। तो ये पहली बार इंसुलिन को निकाल करके, प्यूरिफाई करके तब डाला गया था ये इंसुलिन किस पर बच्चा? मनुष्यों पर, या मनुष्यों में दिया गया था। अब बताओ कि जब इसका प्यूरिफिकेशन कर लिए, क्या इसका साइड इफेक्ट होगा क्या? नहीं, इसका 1% का साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है सर कब तक कुत्ते का अग्नाशय निकालते रहेंगे, उससे इंसुलिन निकालते रहेंगे? इसकी संख्या भी तो कम हो जाएगी ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जब हमारा जैव प्रौद्योगिकी खत्म होगा तो इसके बाद आएगा क्या बच्चा? एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ने के लिए। इसके बाद का अगला यूनिट क्या है आपका? पारिस्थितिक तंत्र। उस अगले यूनिट में मेरे ख्याल से 3 या 4 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो वहां पर यही बातें समझाई जाएंगी आपको कि बच्चा ये जो हमारा जो सिस्टम है वो हर चीज क्या है? एक पारिस्थितिकी है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। पानी की एक बूंद क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है। पानी का एक बूंद भी एक इकोसिस्टम है बहुत बड़ा, जहां पे लोग रह रहे हैं वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। और उस इकोसिस्टम में मिलने वाली यदि एक भी जीव की छेड़छाड़ की जाए, पूरी आपकी क्या हो जाएगी? व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी। तो अगर मैं कुत्ते से लगातार इंसुलिन निकालता रहूं, काम तो हो गया, अब हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो गया। क्योंकि इससे पहले सुअर से निकाला जाता था, सुअर से पहले गाय भैंस से निकाला जाता था और उसको निकाल के डायरेक्टली मनुष्य को दे दिया जाता था, उसका साइड इफेक्ट हो जाता था। लेकिन पहली बार बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियोड इन तीनों ने मिल करके कुत्ते के इंसुलिन को बाहर निकाला और निकाल के उसका क्या किया? प्यूरिफिकेशन किया, शुद्धिकरण किया। अब शुद्धिकरण करने का मतलब क्या? उसको साफ करेंगे? नहीं, वहां से वो अनवांटेड चीजों को हटाएंगे जो जा करके मनुष्यों में साइड इफेक्ट कर रहे थे। बात समझ में आ गई? मान लिया कि इंसुलिन बना, अब इंसुलिन में कुछ ऐसी चीजें हैं कुत्ते के इंसुलिन में जो मनुष्यों के अंदर जाकर के कुछ रोग उत्पन्न कर दे रहे, कुछ साइड इफेक्ट ला दे रहे, उन चीजों को हटा दिया गया। उसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? शुद्धिकरण। ठीक है, और बाद में क्या प्राप्त हुआ हमें? शुद्धिकृत इंसुलिन। उस शुद्धिकृत इंसुलिन को क्या करते हैं? मनुष्यों में डाल देते हैं। अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मैटर आया क्या कि भाई लगातार कितने कुत्तों का नुकसान देंगे, कितने कुत्तों की बलि चढ़ाएंगे। बात समझे? इस कारण से अब अंतिम में हम क्या करेंगे बाबू? इसका सहारा लेने वाले हैं, एक लौता मात्र सहारा, कौन? बायोटेक। तो अभी 2 टॉपिक्स हमारे पास रह गए। सबसे पहले हम इसका कल देखेंगे क्या? खोज। और जब हम खोज देख लेंगे तो खोज में हमने सब कुछ जान लिया है कि ये बनता कहाँ पे है, कार्य क्या करता है। एक चीज जानना रह गया है क्या बाबू? इसकी संरचना। हम एक बिंदु पढ़ेंगे यहाँ पे संरचना, और इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई है, किसने किया है। ठीक है, और तब जाके पढ़ेंगे बाबू फिर क्या? बायोटेक। सोचो कि अगर मुझे इसकी संरचना के बारे में जानकारी मिल जाए तो क्या मैं किसी प्लाज्मिड की सहायता से ऐसी संरचना नहीं बना सकता? क्या बना सकते हैं ना? आसान है हमारे लिए करना। कब आसान होगा? कि जब हम इसकी संरचना जान जाएंगे तब। अब बाकी हमको तो पता ही है कि इंसुलिन बनाता कौन है, बीटा कोशिका में उपस्थित आइजिन। बस हमें खाली ये पता करना है कि इसकी संरचना कैसी है। तो बस आपके 2 टॉपिक रह गए, एक इसकी संरचना जाननी रह गई है, और संरचना जान जाएंगे तो फिर बायोटेक की मदद से क्या बना लेंगे? इंसुलिन। और उस इंसुलिन को नाम दिया जाएगा क्या? हीमोलिन। इसलिए क्योंकि ये मनुष्यों पर यूज में लिया जाएगा।